कल जिस ढंग से जो पूरी घटना हुई, जिस ढंग से सोशल मीडिया पर प्रचारित प्रसारित किया गया और उसके बाद देर शाम होते होते उसमें कई किरदार जुड़ते गए और उसमें कुछ बीजेपी के नेता भी थे, कुछ प्रवक्ता भी थे, कुछ इशारों में बात कर रहे थे। मैं पालघर की बात कर रहा हूं। और उसके बाद आज जिस ढंग से उद्धव ठाकरे ने पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करके यह कह दिया कि इसमें किसी भी ढंग से सांप्रदायिक एंगल पालघर के मामले में नहीं था। तो मैं पालघर की बात, चूंकि आधी बात मैं एक वीडियो में सुबह कर चुका हूं, वहीं से आगे बढ़ाता हूं। जो अब जो स्थिति है, मैं लगातार कुछ ऐसे रिपोर्टर्स से मैंने बात की है जो आज पालघर गए थे, अभी कुछ घंटे पहले भी वहां थे, अलग अलग मीडिया संस्थानों के, उनसे मैंने बात की है। उससे एक बात तो अब साफ हो गई कि वहां जो भी घटना हुई उसका किसी भी ढंग से, किसी भी दूसरे धर्म विशेष से उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो सब आदिवासी बहुल इलाका है, हिंदू बहुल इलाका है, आदिवासी भी है, हिंदू भी है, गैर आदिवासी भी है, सब मिले जुले हैं। और उसके बाद वहां जो घटना हुई उसमें 110 महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने कही थी कि जो भी लोग इसमें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उस पर सरकार की नजर है। यही बात आज उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, और यह बहुत अहम इसलिए है कि ऐसे मौके पर देश में एक बड़ा तबका जो अचानक सोशल मीडिया पर लगता है या व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश भेजकर माहौल खराब करने की कोशिश करता है, उसको एक तरह से करारा जवाब महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। उनकी नाकामियों की बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले वो जो नाकामी हुई उस तबके की जो इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल देखकर एक सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था, उसको जवाब जरूर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कृपया करके ऐसा न करें। यहां दूसरे मजहब के लोग रहते नहीं हैं। यह बात मैंने अमित शाह और योगी जी को भी बता दी। यह उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह बात मैंने अमित शाह और योगी को भी बता दी, क्योंकि हम लोगों को सबको पता है कि अमित शाह ने और योगी आदित्यनाथ ने फोन किया था उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को। उन्होंने कहा हमने किसी को नहीं बख्शा, जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं आग न लगाएं। यह एक तरह से उद्धव ठाकरे की चेतावनी भी है कि जो लोग इसमें सांप्रदायिक एंगल खोजकर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो आग न लगाएं। कुछ गलतफहमी और अफवाह की वजह से हत्या हुई। यह इलाका बहुत दुर्गम इलाका है। वो साधु दादरा नागर हवेली की सीमा पर उन्हें रोका गया, लौटा दिया गया। वहां उनको रोककर अगर सुबह किसी तरह से महाराष्ट्र सरकार से बात होती तो शायद यह घटना नहीं होती। यह उन्होंने कहा है, तलाश जारी है और गलतफहमी की वजह से यह हुआ। अब घटना क्या हुई, मेरे ख्याल से आप सबको पता है कि वो कांदीवली से सूरत जा रहे थे, दो साधु एक ड्राइवर, उन्होंने इको कार को हायर किया था, इको जो टैक्सी होती है, और उसके बाद वो दादर नागर हवेली तक पहुंचे, लेकिन वहां उनको उस सीमा पर रोक दिया गया। और उसके बाद वो वापस वो दूसरी सड़क से आए जो जंगली इलाका था और आदिवासी बहुल इलाका था, वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें हुआ यही कि उस इलाके में बच्चा चोरी और तरह तरह की अफवाहें कुछ दिनों से चल रही थी कि ऐसे बच्चा चोरी, चोरों का गिरोह या किसी और तरह का गिरोह जो किडनी निकाल लेता है, ऐसा गिरोह सक्रिय है। उन्होंने 2-3 दिन पहले भी किसी डॉक्टर के परिवार पर हमला किया था। कहा यह जा रहा है कि पुलिस पर भी हमला किया, और उसके बाद वो उसी तरह से लाठी डंडे लेकर अपने इलाके में चौकसी करते थे। यहां पुलिस की लापरवाही, आज जो मेरा विषय है वो सवाल पुलिस की लापरवाही पर है कि अगर 2 दिन पहले वहां घटना हुई तो पुलिस ने 2 दिन के बाद भी मुस्तैदी पुलिस की क्यों नहीं दिखी, एक बात। और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि जो वीडियो है उसमें पुलिस वाले दिख रहे हैं लगातार। ये मैं पहले वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया। आज भी सुबह मैंने एक 2-3 रिपोर्टर से बात करके जानकारी जुटाई थी कि उसमें 2-3 पुलिस वाले का सवाल नहीं है, 2 सूमों में पुलिस वाले गए थे। अब 2 में अंदाजन अगर 4-4 भी बैठे होंगे तो 8 कम से कम पुलिस वाले वहां गए थे। जब इन साधु के की गाड़ी को वन विभाग के कर्मचारी ने रोका और उसके बाद उनसे बातचीत हो रही थी, उसी समय भीड़ टूट पड़ी। आसपास के लोग थे, उन्होंने गाड़ी में ही पिटाई की, पत्थर फेंके और गाड़ी को उलट दिया। तब वन विभाग के कर्मचारी ने पुलिस को कॉल किया और वहां से 30 किलोमीटर दूर थाने से पुलिस पहुंची है। पुलिस ने गाड़ी से इन तीनों को निकाला और उस 2 को अपनी सुमो में बैठाया और एक इन भीड़ से बचते हुए उसी जो चौकी नुमा आपको दिखता होगा जिसमें पुलिस वाला लेके अंदर आ रहा है, वन विभाग का पोस्ट है, वहां वो लेके चले गए पुलिस वाले। और उसके बाद जब वापस एक पुलिस वाला उनको लेके आ रहा है, 2-3 पुलिस वाले दिख नहीं रहे लेकिन होंगे 2-3, तो उसको कैसे पुलिस वाले से
कहें कि अलग करके, या पुलिस वाले ने बचाने की प्रतिरोध की कोशिश नहीं की कोई, और उसके बाद ले जाके जो मारा पीटा वो आप देख रहे हो, साधु जिस ढंग से पुलिस वाले की तरफ गुहार लगाता हुआ बचाने की कोशिश करता हुआ कि मुझे बचा लो टाइप का उनका ये था, वो वीडियो है। अब यहां सवाल यही उठता है कि पुलिस क्या कर सकती थी जिससे इन साधुओं को बचाया जा सकता था। अभी सीआईडी की जांच के आदेश सरकार ने दे दिए। जो उस थाने के 2 अधिकारी थे, थाना इंचार्ज और उनके जूनियर, उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बात क्या इससे खत्म हो जानी चाहिए? मैंने ट्विटर पे भी कुछ पुलिस अधिकारियों से लिखा और पूछा, और आज कुछ पुलिस अधिकारियों से भी मैंने बात की कि क्या है पुलिस की भूमिका को लेकर आपकी राय क्या है। तो कई पुलिस अधिकारियों ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि पुलिस की भूमिका वहां संदिग्ध थी। पुलिस की तरफ से प्रतिरोधात्मक कार्रवाई कहीं दिखी नहीं। उड़ीसा पुलिस के एक आईजी हैं अरुण बोत्रा साहब, वो बहुत सक्रिय होते हैं ट्विटर पर। उन्होंने वीडियो में लिखा है, और उन्होंने जो आप लोगों को याद होगा, उत्तराखंड के एक इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर गगनदीप गिल, जिन्होंने कैसे मॉब लिंचिंग से एक लड़के को बचाया था, जब लव जिहाद का आरोप लगाकर एक लड़के को नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह मंदिर के पास घेर के मारने की कोशिश हुई थी, और बाद में उनको उनकी दुनिया भर में उनकी तारीफ भी हुई। उस पर एक अलग से वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा। तो कई लोगों ने जिक्र किया कि एक पुलिस वाले इंस्पेक्टर ने भीड़ से उस लड़के को बचाया। उसकी मिसाल सामने है कि जब बल्कि वो गगनदीप गिल ने उस लड़के को बचाने की कोशिश की, तब भी लपड़ थप्पड़ पड़ रहा है। एक दो शायद उनके पीछे में भी उनके सरदार थे, पगड़ी के पास भी किसी का हाथ चला, और उसके बाद बहुत क्या कहें, बहुत इकबाल के साथ, रुतबे और रसूख के साथ वो उन्होंने उस लड़के को बचाया, और बचाकर वो किनारे ले गए, और वो बचा। नहीं तो उस लड़के की मौत हो सकती थी उस भीड़ में। उनकी बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन बहुत लानत मलामत कट्टर हिंदुवादी ताकतों ने की कि वो लव जिहाद का करने वाला अगर कोई लड़का था, उसको क्यों बचाया गया। तो वो अलग कहानी है, क्योंकि भीड़, इस तरह की भीड़ की मानसिकता कैसे बनती है, उस मानसिकता को जस्टिफाई कैसे लोग करते हैं, इसकी अलग कहानी है। वो उस कहानी पर मैं आगे आऊंगा, उससे पहले पुलिस की भूमिका पर। और वो कहानी इसलिए हम है क्योंकि हमने देखा कि झारखंड में अगर मॉब लिंचिंग हुई, हमने देखा कि मॉब लिंचिंग के बाद जो 9 लोग छूट के जेल से आए, जो अभी पिछली सरकार में मंत्री थे, जयंत सिन्हा, जो यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, उन्होंने कैसे उन जमानत पर छूट के आए मॉब लिंचिंग के 9 लोगों को मिठाई खिलाई और गले में माला पहनाया था। बिहार में एक जिले में मॉब लिंचिंग के आरोप में लोग जेल में थे, उनसे गिरिराज सिंह मिलने गए थे। तो ये कहानियां हैं कि कैसे मॉब लिंचिंग करने वालों को बचाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में कि एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को गोरक्षकों की कथित जमात ने, या जो भी कहें, मॉब लिंचिंग मानसिकता वाले लोगों ने घेर के एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया। और मार दिया, कातिल को पकड़ने में टाइम लगे, और उसको बचाने की कितनी कोशिशें होती रही, और जो कातिल था उसके नाम से वह मूर्ति स्थापित कर दी गई। उसमें बजरंग दल के नेता का भी नाम था, और भी लोकल हिंदुवादी संगठनों के लोगों के नाम थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर की निर्मम हत्या सुबोध कुमार सिंह की, आप गूगल पर सर्च करेंगे, ताज्जुब करेंगे, हुई। और उस समय सन्नाटे में वो तमाम लोग थे। तमाम लोगों को आक्रोश उतना नहीं आया जितना इस साधु को लेकर इशू उन्होंने बनाया, इसको मुस्लिम एंगल देने की कोशिश। अब आते हैं पालघर पे ही पुलिस की लापरवाही। पुलिस क्या क्या कर सकती थी, और इस सवाल का जवाब उद्धव सरकार को देना चाहिए। जो पुलिस अधिकारी हमें बता रहे हैं, जिनसे बात हो रही थी, अगर 7-8 लोग पुलिस वाले थे वहां, जो मेरी जानकारी है कि एक सूमो में जो 4 पुलिस वाले थे वो बाहर ही नहीं निकले। वीडियो में भी दिख रहा है, अंदर आपको भगवा ड्रेस में दिख रहा होगा, जिसमें एक आदमी है, 2-3 लोग अंदर बैठे, बाहर से उसमें पत्थरबाजी हो रही है, चीख पुकार मच रही है। दूसरे वीडियो में भी जब उस पुलिस वाले से छुड़ाकर भीड़ उसको ले जाते, उस पुलिस वाले ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। कहीं भी प्रतिवाद का, किसी तरह का कोई ऐसी चीज नहीं दिखी कि उसने बचाने की कोशिश, वो भी लिपट सकता था, उसके साथ आसपास और इधर उधर जो पुलिस वाले थे वो भी लिपट सकते थे। और जो मेरी जानकारी है कि जब यह घटना हुई, उस समय गुरुवार की घटना है, उस घटना के समय मौके पर उस जो थाना है कासा, उस थाने के 2 अधिकारी वहां पे वो मौजूद थे, एक पीएसआई और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये 2 वहां मौजूद थे। इन दोनों के पास रिवॉल्वर था। क्या इन्होंने गोली चलाई? हवाई फायरिंग क्यों नहीं की? लाठी डंडे पुलिस वालों के थे, लाठियां क्यों नहीं चलाई?
और अगर लाठियां चलाई तो इसका कोई सबूत नहीं है। पुलिस की तरफ से अचानक यह भी खबर आई कुछ घायल हुए, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई। तो पुलिस के प्रतिरोध की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने बचाने की कोशिश की, इसका कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने बल प्रयोग किया, इसका कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने क्यों नहीं उन लोगों को ओवरकम किया, ओवर पावर किया, को भी कुछ भी ऐसी कोशिश की, इसका कोई सबूत नहीं है। तो सवाल यह उठता है पुलिस ने सरेंडर क्यों कर दिया। सवाल यह उठता है पुलिस का इकबाल, पुलिस का रसूख, पुलिस का रौब, क्या पुलिस इतनी डरी हुई थी कि उसने डर के छोड़ दिया। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप लाठी डंडों से लैस भीड़ से डर गए तो मुझे लगता है पुलिस में रहने का कोई हक नहीं, फिर छोड़ दीजिए। आप भीड़ के सामने सरेंडर अगर कर दिया, और मैं कह रहा हूं थोड़ा भी प्रतिवाद किया होता और भीड़ ने पुलिस वाले को धक्का मुक्की देकर किनारे कर दिया होता तो एक बार लगता है आपने प्रतिवाद तो किया, लेकिन प्रतिवाद नहीं किया। एक दो पुलिस अफसरों ने मुझे बताया कि पुलिस चाहती ऐसे मौके पर फायरिंग कर सकती थी, यहां तक कि आत्मरक्षार्थ गोली चला सकती थी, क्योंकि जो भीड़ थी वो हिंसक थी, हत्यारी थी और 3 हत्या हुई। तो यहां पुलिस की भूमिका किसी भी तरह से उग्रता की हद तक पुलिस कर सकती थी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पुलिस ने सब कुछ नहीं किया। तो ऐसे सवाल और ऐसी पुलिस के रवैये पर ऐसे सवाल कई पुलिस अधिकारियों के ही हैं जिनसे मेरी भी बात हुई, कुछ लोगों ने ट्विटर पर भी इशारों में लिखा है। लेकिन जो सर्विंग पुलिस अफसर होते हैं वो मुश्किल होता है कि वो किसी दूसरे सूबे की पुलिस के बारे में ऐसी टिप्पणी करें, लेकिन पुलिस की भूमिका निश्चित तौर पर एकदम संदिग्ध है या डरपोक पुलिस है। तो उनके खिलाफ सिर्फ 2 लोगों को सस्पेंड करने से नहीं होगा, इसकी जांच मुकम्मल होनी चाहिए कि क्यों हुआ और पुलिस की लापरवाही क्यों थी। ये सवाल उद्धव ठाकरे से है। और उसके बाद जो मैं कहना चाहता था कि ये रहा कि वो कोशिशें जो इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें थी वो नाकाम सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि सरकारी तंत्र ने सख्ती से संदेश दिया। वहां के जो गृह राज्य मंत्री थे उन्होंने संदेश दिया और उस संदेश का असर हुआ कि देर रात होते होते लोग थोड़ा पीछे हटे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसमें कम्युनिस्ट एंगल आया। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने ट्विटर पर लिखा है कि वहां लोकल कम्युनिस्ट लीडर हैं और ये मार्क्सिस्ट गूंस हैं, मार्क्सिस्ट गुंडे हैं और उनकी एनार्की है और उनकी एनार्की की वजह से ये सब हुआ। और वो वहां का जो इलाका है लोकल जो वो विधानसभा क्षेत्र है उसमें सीपीएम का विधायक है। लेकिन ये भी है कि वो जो ग्राम पंचायत है उसकी प्रधान जो है वो बीजेपी की महिला है। तो ग्राम पंचायत लोकल बॉडी की बीजेपी की महिला है, विधायक सीपीएम का है। पहले हिंदू मुस्लिम एंगल खोजा गया, जब वो एंगल पंक्चर हो गया, डिफ्यूज हो गया, तो अब इसमें कम्युनिस्ट एंगल, वामपंथी एंगल, सीपीएम एंगल, मार्क्सिस्ट एंगल, ये एनआरकी एंगल ये खोजा जा रहा है। ये सारी कोई बात नहीं है। ये सारी बात पुलिस ने और उद्धव ठाकरे ने, वहां के गृह राज्य मंत्री ने इन सारी थ्योरीज को खंडन करके कह दिया ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके पीछे अफवाह, इसके पीछे उनकी आशंकाएं थी, लेकिन वो भीड़ हिंसक हुई और पुलिस बिल्कुल नाकारा नाकाम रही। वो 2 ही फैक्ट है, उस 2 फैक्ट के इर्द गिर्द जांच होनी चाहिए। एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, मैं पढ़ रहा था जिसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों की बात की गई है, लेकिन उसमें कुछ नाम भी हैं। बहुत सारे लोग नाम जानना चाहते हैं, नाम बताओ नाम बताओ, क्योंकि उनको शुएब सुनाई दे रहा है उसमें। ये भी एक साजिश हुई कि उसमें इतने सेकंड पर देखिए शुएब मार शुएब मार। एक्चुअली वो शुएब जैसी कोई बात नहीं है। मैंने 50 लोगों से वीडियो पर बात की है, किसी को शुएब नहीं सुनाई दे रहा। उसमें बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग भी हैं कि नहीं इसमें पता नहीं चल रहा है, और आदिवासी उस तरह से बात भी नहीं करते। मैंने पालघर में 7 8 10 लोगों से बात की। तो माफ करिए, जिनको ये बताया जा रहा है शुएब मार, ये उन्होंने उसी कान से सुना जिस कान से वो उसी तरह की बात सुनना चाहते हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं है। और जो लोग ऐसी बात फैलाएंगे उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है। ये सरकार की तरफ से सख्त निर्देश हैं, और ऐसे निर्देश अगर हर सरकार देने लगे, पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़, यूपी, सब जगह, तो ऐसी चीजें अपने आप कुछ कम होने लगेगी जो अफवाह फैलती है और अफवाह के बाद हत्याएं होती है। तो अपनी बात मुझे संक्षिप्त करनी थी, क्योंकि कल सुबह, माफ करें, सुबह मैं अपना एक वीडियो इस पे बना चुका था, तो मुझे लगा कि उसको हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अगर कुछ सवाल आप लोगों के हैं, सवाल का मैं जवाब कुछ लोगों का देता हूं। और 1 मिनट होल्ड करें आप लोग, 1 सेकंड।
जी। तो अच्छा, रुनेश कुमार गोली वो आप रोज आते हैं, अच्छी बात है। सुजीत सिन्हा, किसको नफरती चिंटू लिख रहे हो यहाँ? रोशन नारायण, प्रसिद्ध पत्रकार ने आज लिखा कि पुलिस में हमले हुए इसके पुख्ता सबूत नहीं, किया ऐसा करना गलत नहीं, जबकि प्रसिद्ध पत्रकार बहुत बड़े अवार्डधारी हैं उन्होंने भी। अब मैं किसी पत्रकार ने क्या लिखा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, उस पर नहीं कहूंगा, लेकिन पुलिस की लापरवाही है। अगर हमला हुआ भी वहां 2-3 दिन पहले, चाहे पुलिस पे चाहे डॉक्टर पे, तो 2 दिन के बाद पुलिस ने क्या किया? 2 दिन के बाद फिर कैसे वैसे ही हो गया? कैसे लॉकडाउन में वो सब लोग सड़क पर थे? और कैसे इतनी भीड़, 200 300 400 लोगों की कथित भीड़, अगर 400 लोग थे तो कैसे थे? ये पुलिस की लापरवाही और फेल्योर है। और पुलिस वाले वहां जब पहुंच गए और उसके बाद भीड़ उनसे काबू में नहीं हो रही थी, तो उन्होंने आगे किसको कम्युनिकेट किया? हालांकि 12 बजे रात को एसपी पहुंचे, रात में कार्रवाई होकर बहुत सारी गिरफ्तारियां गुरुवार की रात को ही हो गई, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में यह होना और पुलिस का कोई प्रतिरोध नहीं करना, पुलिस को बुरी तरह से, पुलिस के माथे पर कलंक लगाता है। अंसारी जी, ऐसा क्यों है? अब यही तो बात है कि ऐसा क्यों है। इस देश में कितनी घटनाएं हो रही है मॉब लिंचिंग की 5 साल में, और वो सारे लोग अलग अलग नामों का हवाला देकर, भाई हमने वो लिंचिंग भी देखी कि तबरेज अंसारी को मारा गया, हालांकि चोरी का इल्जाम हो सकता है, चोर होगा, जो भी होगा मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मॉब लिंचिंग का शिकार था, लेकिन उससे जय श्री राम बुलवाया जा रहा था, और उसके बाद बोल बोल, और उसके बाद निरीह उस शख्स को मार दिया गया। उस पर किसी का, ये जो लोग कल सांप्रदायिक एंगल तलाश रहे थे, इनमें से किसी की आवाज नहीं निकली थी। ये सब सन्नाटे में थे। ये सब लोग वहीं खोजते हैं जहां उनके एजेंडे के मुताबिक कोई बात होती है, लेकिन वो एजेंडा पंक्चर हो गया। और एक अच्छी चीज है जो बार बार रिपीट कहूंगा, उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो सख्त संदेश दिए हैं कि जो आग लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उससे सब पीछे भी हो गए, बिहार की भाषा में सटक गए। तो ये भी एक अच्छी चीज है, और ऐसी हर सरकार को करना चाहिए। और जिस दिन से सख्ती करने लगेंगे, अगर सुबोध कुमार सिंह को बुलंदशहर में दंगाइयों ने या कथित गौरक्षकों ने या गुंडों ने मार दिया, यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर को, और उसके बाद किस तरह से कार्रवाई हुई, किस तरह से उन्हें जमानत उनमें से कुछ लोगों को मिल गई, किनके किससे रिश्ते थे, और कितनी लापरवाहियां हुई, कैसे बचाने की कोशिश हुई, और कैसे उसको महान बना दिया गया, कातिल को उसकी मूर्ति लगा दी गई। तो ये आप समझिए कि क्या मानसिकता होती है। और वो सुबोध कुमार सिंह मरने वाला कोई अंसारी तो था नहीं। तो इस भीड़ की मानसिकता रची जा रही है इस देश में, और ये 5 साल 5.5 साल से नफरतों का इतना विस्फोट किया जा रहा है, हर आदमी के जहन को इतना जहरीला बनाया जा रहा है, उसका अंजाम अलग अलग रूपों में सामने आ रहा है। दुआ करिए कि बहुत बुरा ना हो देश में। एक मीडिया को क्यों इतना सांप्रदायिकता फैलाने लगा? ये तो आप सब लोग समझदार हैं क्यों सांप्रदायिकता फैल रही है। इसके बारे में मैं क्या बताऊं। मोहम्मद वसीम, तबरेज के केस में भी पुलिस की, हाँ बिल्कुल सही करे, तबरेज के केस में भी पुलिस की लापरवाही थी। भाई हाँ, अलवर के केस में भी थी, पहलू खान के केस में भी थी। वो सही है, पुलिस ऐसे दादरी में भी थी, हर जगह पुलिस की ऐसी लापरवाहियां हैं, यहां भी पुलिस की लापरवाही। अभिषेक, उमेश कुमार, मैं कोई नफरत नहीं कर रहा, अफवाह को सब। उमेश, आपकी बात आधी रह गई, और उन्हें आपकी बात तो बहुत बार जवाब दे चुका, और मैं आज छोटा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं एक अलग से कुछ वीडियो बनाना चाहता हूं। और आप सब लोग बीच में सब्सक्राइब करिए ताकि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले समय में जब ये लॉकडाउन हटेगा तो कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। आमिर इकबाल, अफरोज आलम, गुड इवनिंग। हाँ, आप संबित पात्रा की बात कर रहे हैं। मैं तो कल आज सुबह के वीडियो में किसी ने इशारों में कहा, किसी ने कहा हिंदू साधु पर हमला हुआ। अरे हिंदू साधु पर हमला हुआ तो किया किसने? किसी ने कहा हिंदुत्व के पुरोधा बाला साहब ठाकरे के सूबे में हिंदू साधु पर हमला हुआ। और ये सब जो मैं सुबह के वीडियो में भी बोल रहा था कि महाभारत की जो कहानी है जिसमें जब द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा भारी पड़ते हैं पांडव पर, और द्रोणाचार्य को किसी ढंग से साजिशन उनको ऐसी स्थिति बनाई जाती है कि द्रोणाचार्य सरेंडर कर दें और द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को मार गिराया जा सके, तो कृष्ण एक चाल चलते हैं।
और युधिष्ठिर को संदेश देने बोलते हैं कि द्रोणाचार्य को जाकर बोलो, अश्वत्थामा हतो वाकुंजरो, अश्वत्थामा हतो नरो वाकुंजरो वा, अश्वत्थामा हतो नरो वाकुंजरो वा। इसका मतलब यह हुआ कि अश्वत्थामा नर था या हाथी, अश्वत्थामा मारा गया, नर था या हाथी, माफ करें थोड़ा लाइव में अचानक कंफ्यूज किया। अश्वत्थामा मारा गया, नर था या हाथी। अब ये जब नर था तक द्रोणाचार्य को सुनाया गया और या हाथी पर शंख फूंक दिया गया, और उसके बाद द्रोणाचार्य के साथ जो हुआ आप जानते हैं, क्योंकि उनको लगा कि उनका बेटा मारा गया। तो एक जानकारी में आधी हकीकत आधा फसाना। यहां भी कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि हिंदूवादी 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 हिंदू साधु हिंदू साधु हिंदू साधु बोल के चुप हो जा रहे हैं। लोग समझने वाले समझ जाते हैं कि हिंदू साधु को कौन मारेगा। और उसके बाद एक शोएब एंगल आ रहा है कि इसमें इतने सेकंड पर सुनो, वीडियो कितनी बारीकी से लोग भेज रहे हैं, इतने सेकंड पे सुनो, इसमें बोला जा रहा है शोएब मार शोएब मार। शोएब किसका नाम होता है? ये सब चालाकियां हैं। इन तमाम चालाकियों वाले लोगों को कि अगर आपको जानकारी मिले आप शिकायत कर दीजिए, आप मुंबई पुलिस को टैग करिए, आप महाराष्ट्र सरकार को टैग करिए, वहां के गृह मंत्री को टैग करिए। साफ कह दिया गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए मैं खत्म करूं, मेरे ख्याल से 22 मिनट हो गया, और आज मैं चाहता था कि बहुत ज्यादा लंबी बात ना करूं, क्योंकि 8 बजे मैंने कहा था, और मेरा अभी जो इसका एक माइक था वो भी खराब है, इस लॉकडाउन में मिल नहीं रहा है। मैं लॉकडाउन खत्म होगा तो थोड़ी व्यवस्था बेहतर बनाऊंगा, जिससे कुछ फ्रेम अच्छे हो, कुछ बातें अच्छी हो। पुलिस पर एक्शन होना चाहिए अक्रम शायद, हाँ पुलिस पे सबसे खतरनाक एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही करें, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सरकार कह रही है कि हमें जितना करना था कर दिया, हमने 110 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें 9 नाबालिग भी हैं, उसमें उनके मुखिया भी हैं, और लोगों की तलाश हो रही है, 30 तक रिमांड पे लिया, सब बातें सरकार की तरफ से। लेकिन पुलिस को मैं क्लीन चिट नहीं दे सकता, क्योंकि पुलिस का प्रतिरोध पूरे वीडियो में कहीं नहीं दिख रहा है, रत्ती भर भी प्रतिरोध नहीं दिख रहा है, बचाव की कोशिश रत्ती भर भी नहीं दिख रही है। नरेंद्र कुमार, आपके YouTube पर वीडियो रुकने लगे हैं, क्या समझो? रुकने लगे हैं मतलब समझा नहीं नरेंद्र जी, क्या रुकने लगे हैं? हाँ, जयंत सिन्हा का नाम तो मैं जिक्र कर ही रहा था, जयंत सिन्हा ने क्या क्या। अरशद अली, भीड़ तंत्र को क्या पहले नकेल न कैसे, ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं, और कई बार राजस्थान सरकार ने और समय समय पर बात हुई है कि आप मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून बनाएं, लेकिन सिर्फ कानून से बात होता नहीं है। 302 के लिए तो फांसी भी है, हत्या की सजा के लिए फांसी तक है, लेकिन उसके बाद क्या वो हीनियस रेप मर्डर रुकता है क्या? सख्त कानून होने चाहिए, लेकिन पहले अमल तो हो। यहां सख्त कानून की जरूरत ही नहीं है, तो पुलिस वाला सामने था, पुलिस वाले ने बचाने की कोशिश ही नहीं की, सिस्टम में कमी है। और उसके बाद यह भी है कि वो 200-300 लोग कैसे थे लॉकडाउन में। सवाल यह भी है कि वो साधु क्यों लॉकडाउन में गाड़ी लेकर बिना पास के जा रहा था। सवाल यह भी है कि दादर नागर हवेली के पास उन साधु को रोका गया, तो फिर वहां ऐसे इंतजाम होते कि उनको कैसे सुबह भेजा जाए। जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि रात में ही वहां जिसने रोका उसने महाराष्ट्र सरकार से बात की होती और तरीका निकलता, लेकिन वो दूसरे रास्ते उन्होंने पकड़े जो आदिवासियों के गांव वाला इलाका था। आमिर इकबाल, आपका सवाल क्या है आमिर? अफजल आलम, मैं कल भी मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट था, आज भी हूं। सही कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए, मॉब लिंचिंग के पक्ष में कोई हो ही नहीं सकता ना। कबीर अफरीदी, कलीम उल्ला, वीरेंद्र सिंह, वीडियो रुक रुक कर चलते हैं जैसे नेटवर्क नहीं हो। वीरेंद्र, मेरे यहां तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हो सकता है और कुछ लोगों के यहां आ रही हो, तो मुझे पता नहीं। मेरे यहां तो अभी जो दिख रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आपके इधर कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो। ये सही है कि जो पत्रकार बोलते हैं उनका असर बहुत नकारात्मक होता जा रहा है। पत्रकार चाहे सरकार विरोधी, पक्षपाती, नफरत में घी न सही पानी तो डाल सकते हैं। देखिए, नफरत में घी डालने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, जो तमाम मीडिया हाउस में चैनल पे देखते हैं। लेकिन हाँ सही है, पत्रकारिता का बहुत बुरा दौर है, और हम सब लोग अब संदिग्ध हैं। कोई हमें कहेगा कि विरोधी हैं, एजेंडा चलाते हैं, और कोई उधर है जो एजेंडा चलाते हैं।
तो इसलिए दो धारा में बंटने जैसी स्थिति देश को कर दिया, उसमें पत्रकारों को भी लोगों ने खांचे में फिट कर दिया। अगर मैं जेन्युइन चीज पर भी विरोध करता हूं, जैसे इस मॉब लिंचिंग में सांप्रदायिक एंगल नहीं है, मैं ये भी कहूंगा तो ये मोदी विरोध, देशभक्ति के खिलाफ ये सब हो जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी बना दी गई है बीते 5-6 सालों में। आप सब लोग समझदार हैं और समझते हैं।